सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया पाठ डायरी के पन्ने पढ़ेंगे। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और में हुआ था। एन फ्रैंक ने अपने अज्ञातवास के दौरान डायरी लिखी थी, जिसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी कहा जाता है। ये जब इन्होंने डायरी लिखी तो ये मात्र 13 साल की ही थी। अज्ञातवास के दौरान इनका परिवार हिटलर से छिपने के लिए एक सीक्रेट जगह पे गया था और वहाँ पे एन की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी गई थी। उसने की जो डायरी है ना बेटा, वो 60 लाख यहूदियों की आवाज़ है। यानी कि उसके इस डायरी में उसके दर्द दुख को, उसके परिवार की हड़बड़ी को, उसके परिवार के सदस्यों की मानसिकता की तरफ के साथ साथ जितने भी यहूदी थे जिनके साथ हिटलर ने बहुत अत्याचार किए थे, उनके यातना शिविरों के नज़ारे, उनकी यातनाओं को एन फ्रैंक ने एक आवाज़ दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पाठ डायरी के पन्ने पढ़ना। ध्यान से सुनिए बेटा। एन फ्रैंक बुधवार 8 जुलाई 1942। एन फ्रैंक ने डायरी लिखनी कब स्टार्ट की थी? बुधवार 8 जुलाई 1942 को। अब वो अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके कहती है, प्यारी किट्टी। देखिए, ये जो प्यारी किट्टी है, ये जो लिखा हुआ है प्यारी किट्टी, यानी कि यहाँ पे ये किट्टी कौन है? यहाँ पे ये किट्टी है उसकी गुड़िया। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार के दोपहर को क्या हुआ। 3 बजे थे, वो बताती है 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस के बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर है और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई। बुलावा? अब बुलावे का मतलब क्या था? बुलावे का मतलब था बेटा, यातना शिविर में हिटलर के द्वारा आया गया एक बुलावा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, तरह तरह के दर्द दिए जाते थे। हर कोई जानता था बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ के आने की राह देख रही थी। मिस्टर वानदान से पूछने गई है माँ कि कल हम छुपने की जगह पर जा सकते हैं? वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। वो कितने लोग थे? वो कुल मिलाकर 7 लोग थे। 7 व्यक्ति थे जो छिपने की जगह पर जा रहे थे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल
कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। अब देखो, परिवार में जैसे आपके पिताजी कहीं बाहर जाते तो सबसे पहले क्या चिंता होती है? सबसे पहले ये चिंता होती है कि क्या वो वहाँ से लौट के किस समय आएंगे और क्या सकुशल होंगे। कई तरह की आशंकाएं हमारे मन में उठने लगती हैं। तो बेटे, इसी तरह की आशंकाओं से मार्गोट, जो एन फ्रैंक की बड़ी बहन होती है, उसकी माँ और वो घिरी हुई थी। वो अज्ञातवास में जहाँ पे वो छिपने जा रही थी, वहाँ पे वो 7 व्यक्ति थे। कहाँ छिप रहे हैं, आगे आगे एन फ्रैंक आपको बताती चली जाएगी। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया, यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे वे छिपने की जगह पर जाने की बात कह रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाके छिपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जिन्हें मैं पूछ नहीं सकती थी, पर फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। अब कौन से सवाल थे? ठीक है, उसके दिमाग में जो कुलबुला रहे थे वो सवाल थे कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, और अगर हम जाएंगे तो हम कितने दिन वहाँ पे रहेंगे। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी और कुछ पुरानी चड्डियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी आतंकित थी कि मैंने थैले में एक अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया कि वे क्या शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मेयप को लिवाला सके। मेयप आई और वादा किया कि वह रात को एक बार फिर आएगी। वह अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा हुआ एक थैला लेकर आई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। बेटे देखो, इस पैराग्राफ में जितना भी एन फ्रैंक ने स्पष्ट किया है वो बताया है कि मतलब वो कहीं पे जाने वाले थे। इंसान जब अपना घर छोड़ता है ना तो उसे बड़ा दुख महसूस होता है। ऐसा ही दुख मार्गोट को, उसकी माँ को, एन फ्रैंक को हो रहा था क्योंकि वो अपने घर से कहीं भी जा रहे थे। अब घर से बाहर जाके हमें कितने सुख क्यों ना मिले, हमें अपना घर याद जरूर आता है। तो ऐसा ही हो रहा था एन फ्रैंक के साथ। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डश्मिट को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। मेयप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मेयप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी। मेयप कब से उसके पापा की कंपनी में काम कर रही थी? 1933 से, यानी कि बहुत सालों से। और वह पापा के करीबी दोस्तों में से थे। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवेयर और किताबें मेयप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे लिए अपने बिस्तर पर आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही।
हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंट, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इनके सब के अलावा और बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? एन अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बता रही है कि मतलब जाने की हड़बड़ी हरेक में थी। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सामान ले जाना चाहते थे। अब बेटा कहीं वो टूर पे तो जा नहीं रहे थे कि अपनी मनचाही चीज़ें ले जाते। ज़रूरत का सामान उन्होंने बांधा कि कहीं हमें ISF से बुलावा ना आ जाए, कि मतलब नाजीवादी हमें बुला ना ले, यात्रा शिविरों में हमें बंद ना कर दे। इसके लिए वो छिप छिप कर वहाँ जा रहे थे। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई थी। फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो अनजान शहर ही था, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं था हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तेज एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हम गोल्डस्मिथ के लिए हमने जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें तो किसी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एम। तो बेटे आज की कक्षा में आपने जाना कि एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो 13 साल की उम्र में जिसने अपनी डायरी लिखी थी, जो ऐतिहासिक दस्तावेज के नाम से जानी जाती है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में 60 लाख यहूदी जो उस समय जर्मनी में नीदरलैंड में रहते थे उनका वर्णन किया है, यात्रा शिविरों के बारे में बताया है, और अपनी डायरी उसने किट्टी को ही संबोधित करके क्यों लिखी ये दर्शाया है। तो बेटे आगे हम एन फ्रैंक के बारे में जानेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।